अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी और उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो ऐसे कौन कौन से रूट हैं जिससे ड्रग को हम लोग बॉडी में एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ड्रग बॉडी इंटरेक्शंस देखी थी और उसमें हम लोगों ने इसको फर्दर टू स्टेप्स में डिवाइड किया था, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक में हम लोग ड्रग के एक्शंस ऑन द बॉडी देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रोसेस को हम लोगों ने फर्दर 4 स्टेप्स में डिवाइड किया था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम लोग एब्जॉर्प्शन और इसी से एसोसिएटेड एक और टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी, उसको कवर करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन क्या थी? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड और प्लाज्मा। अब हमारे पास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ब्लड के अंदर परमिएट करती है और बहुत सारे इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। द फर्स्ट वन मैकेनिज्म इज द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे जब हम लोग ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइड से ब्लड के अंदर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया विद नो यूज ऑफ एनर्जी, विद नो हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन परमिएट हो जाती है। ये हमारे पास एक अनसैचुरेबल प्रोसेस है। अनसैचुरेबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हर टिश्यू के एक ड्रग कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब वो कैपेसिटी हमारे पास अचीव हो जाए तो उसके बाद फर्दर ड्रग उन टिश्यूज़ में या उस ब्लड में परमिएट नहीं करवाई जाती। ठीक है, अब वो क्या होती है कि वो ड्रग हमारे पास एट दी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। लेकिन पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस में जितनी की सारी ड्रग हमारे पास ब्लड के अंदर परमिएट हो जाती है, ब्लड के अंदर ट्रांसफर करवा दी जाती है, कोई भी ड्रग पीछे नहीं रहती। सो इट इज़ एन अनसैचुरेबल प्रोसेस। और साथ सेकेंडली हमारे पास ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि अगर ड्रग हमारे पास साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जा रही है तो वो वही ड्रग हमारे पास ब्लड से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकती है। द सेकंड मैकेनिज्म इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन ड्रग हमारे पास अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद नो यूज ऑफ एनर्जी परमिएट होती है। लेकिन ये हमारे पास सैचुरेबल प्रोसेस है, क्योंकि जितनी भी कैरियर प्रोटीन्स हैं वो जब एक दफ़ा सब ड्रग्स के साथ बाइंड हो जाएं तो देयर आर नो मोर फ्री अवेलेबल कैरियर प्रोटीन्स। फर्दर कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास फ्रीली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रेंज तक ड्रग कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होती है और अंदर परमिएट होती है। उस वो कैपेसिटी जब रीच हो जाए तो उसके बाद ड्रग परमिएट नहीं होती है। एंड दिस इज आल्सो अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आइंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। थर्ड हमारे पास मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ड्रग परमिएट इनटू द ब्लड एंड इट इज़ आल्सो सैचुरेबल प्रोसेस। लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि ड्रग हमारे पास ब्लड से दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे हमारे पास मूव नहीं कर सकती। द लास्ट वन इज़ द एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि लार्ज मोलेकुलर साइज जो ड्रग्स होती हैं वो आके मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करती हैं। मेम्ब्रेन के अंदर सिक्वेस्ट्रेशन प्रोटीन्स होती हैं, वो उस मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करती हैं और ड्रग को इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल सेल के अंदर या सेल के बाहर ले जाती है। अब ये इसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स हम ये काम कर रहे हैं और इसमें एनर्जी भी रिक्वायर होती है। दिस इज आल्सो सैचुरेबल प्रोसेस एंड इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू लोकल एंड फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है फिक्स लॉ। फिक्स लॉ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इनटू परमेबिलिटी कोफिशिएंट इनटू एरिया ओवर थिकनेस। अब होता क्या है कि जब ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर पहुंचती है तो बहुत सारे फैक्टर्स इसकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस, कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन साइट और ब्लड के दरमियान में कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उतनी ही ड्रग हमारे पास परमिएट करेगी। सेकेंडली जिस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर रही है उस मेम्ब्रेन की ड्रग को परमिएट करवाने की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि जितनी मेम्ब्रेन की ड्रग को परमिएट करवाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास ड्रग ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी। सो दैट परमेबिलिटी कैपेसिटी इज़ द परमेबिलिटी कोफिशिएंट। थर्ड, हमारे पास जिस टिश्यूज़ में ब्लड एब्जॉर्ब हो रही है उनका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ड्रग हमारे पास एब्जॉर्ब होगी। एंड लास्ट वन इज़ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की थिकनेस। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रग हमारे पास देर से ब्लड में पहुंचेगी और उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। सो थिकनेस हैव इनवर्स रिलेशन विद द एब्जॉर्प्शन। Fick's law basically is the movement of particles across the biological membrane and it is directly proportional to concentration difference. Fick's law की मदद से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास ब्लड के अंदर पहुंची है। दिस सेकेंड लोकल फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है दैट इज़ द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस। जितना हमारे पास टिश्यूज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही ड्रग एब्जॉर्ब होगी। ये बात हम लोगों ने ऊपर फिक्स लॉ में भी डिस्कस की थी। अब हमारे पास इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो स्टमक से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ड्रग हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू स्टमक।
द थर्ड फैक्टर इज़ द कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम का कॉन्सेप्ट आप इस एग्जांपल से समझ लें कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। अब जीआईटी मोटिलिटी जितनी स्लो होगी उतना ही खाना उतनी देर तक हमारे पास इंटेस्टाइन में रहेगा, और जितनी देर खाना हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा उसका कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा, उसमें से वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा और हमारे पास बहुत ही हार्ड स्टूल्स बनेंगे, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी। लेकिन अगर जीआईटी की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फूड जल्दी जल्दी इंटेस्टाइन को क्रॉस करके रेक्टम में पहुंच जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होगा, उसमें से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत कम होगी और हमारे पास बहुत ही लूज स्टूल्स क्रिएट होंगे, डायरिया की कंडीशंस होंगी। बिल्कुल यही टर्म्स ड्रग्स के ऊपर अप्लाई होती हैं कि अगर जीआईटी की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होता है और उस ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है और उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर उसका जीआईटी मोटिलिटी को कम कर दिया जाए तो ड्रग्स का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है और उसके मोर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स आते हैं। दी थर्ड फोर्थ फैक्टर इज़ द ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्टिव साइड, कि जितनी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रग हमारे पास ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी। अब इंटेस्टाइन की ब्लड फ्लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टमक, इसलिए इंटेस्टाइन में ड्रग ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू स्टमक। हमारे पास फैक्टर आता है पी ग्लाइकोप्रोटीन का। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ये बेसिकली एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 लूप। ये क्या काम करती है? ये टिश्यू से ड्रग को विद द हेल्प ऑफ एटीपी ब्लड के अंदर वापस भेज देती है, पंप बैक करवा देती है। अब जितनी एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उतनी ही टिश्यूज़ में हमारे पास ड्रग कम पहुंच रही है, उतनी ही उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन का एब्जॉर्प्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सेकेंडली, पी ग्लाइकोप्रोटीन का मेनली रोल जो होता है वो एफिलिएटेड होता है विद द ड्रग रेजिस्टेंस। अब ये हमारे पास टिश्यूज़ से ड्रग निकाल के ब्लड में वापस भेज रही है, इसका मतलब है कि टिश्यूज़ में उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी अवेलेबिलिटी कम कर रही है। तो हमारे पास हमारी बॉडी में उस ड्रग के अगेंस्ट इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, कि ड्रग हमारे पास टिश्यूज़ में पहुँच ही नहीं रही है और ना ही वहाँ पे जाके हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन इज मेनली एफिलिएटेड विद द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। आगे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल फैक्टर स्टार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सोलिबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब जितनी ड्रग हमारे पास लिपिड इन नेचर होगी, इसका मतलब है कि वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाएगी और हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। जितनी ड्रग एक्वा सोल्यूबल होगी या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा उतनी ही वो कम एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अगर वो एक्वा सोल्यूबल है तो वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगी, उससे क्रॉस करने के लिए कोई एक्वापोरिन की ज़रूरत होगी। और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है या वो ड्रग आयनाइज्ड है, इसका मतलब है कि चार्ज ड्रग लिपोफोबिक होते हैं, वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। इसलिए जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिपिड सॉल्युबिलिटी के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्वा सॉल्युबिलिटी एंड आयनाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ ड्रग एंड पीएच ऑफ मीडियम। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी सेम मीडियम होगा तो ड्रग एब्जॉर्ब होगी, डिफरेंट मीडियम में ड्रग रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टमक की बात कर लें तो स्टमक के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर एसिडिक ड्रग ही एब्जॉर्ब होंगी, बेसिक ड्रग वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, स्टमक से एलिमिनेट होकर हमारे पास इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, लेकिन स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होंगी। इस तरह अगर हम लोग ले लें इंटेस्टाइन ले लें, इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो बेसिक होता है। बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर बेसिक ड्रग ही एब्जॉर्ब करेगी, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब नहीं करेगी और वहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी आप लोगों ने याद रखना है कि ये एब्जॉर्प्शन के स्टेप में आती है। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज आता है कि बायोअवेलेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? रेट एंड एक्सटेंट टू विच द अनचेंज एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब, ये रेट का मतलब होता है टाइम, एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट। इसका मतलब है कितने टाइम में कितनी अमाउंट, अनचेंज अमाउंट हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, इसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ड्रग है नाइट्रोग्लाइसरीन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी है 90%। इसका मतलब है कि वो 90% हमारे पास डिजॉल्व हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है और ओनली उसका 10% सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाता है। इस तरह एक और ड्रग है लिडोकेन। लिडोकेन की बायोअवेलेबिलिटी होती है 0%। इसका मतलब ये होता है कि सारी के सारी ड्रग हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही हमारे मेटाबोलाइज हो गई है। अब वो ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ फर्स्ट पास इफेक्ट। अब होता क्या है कि जब हम लोग ओरल या जीआईटी ट्रैक के थ्रू हम कोई भी ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे पास स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद हो सकता है कि स्टमक का एसिडिक जो पीएच है वो उस ड्रग को थोड़ा बहुत डिज़ोल्व कर दे या उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज कर दे।
खैर वहाँ से बच बचा के जो रिमेनिंग ड्रग है वो इंटेस्टाइन में पहुँचती है। इंटेस्टाइन का बेसिक इन्वायरमेंट भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन में वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो लीवर में पहुँचती है। लीवर में मौजूद एंजाइम उस ड्रग को उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। मेटाबोलाइज होने के बाद जो उसके रिमेनिंग ड्रग, अनचेंज ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स लीवर से निकल के सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद क्या होता है कि ड्रग की जो अवेलेबल अमाउंट है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम पहुंचती है। दैट इज़ द फर्स्ट पास इफेक्ट। इसे फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं दैट इज द सोल्युबिलिटी। अगर हमारे पास ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी तो वो इजिली लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग एक्वस बॉडी फ्लूइड में एक्ट नहीं करेगी। अगर कोई ड्रग एक्वस सोल्यूबल है तो वो एक्वस बॉडी फ्लूइड में तो एक्ट कर जाएगी, लेकिन लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं करेगी, वहाँ पे अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी। तो आइडियली हम लोग ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं जो लार्जली लिपोफिलिक हो और पार्शली हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज रखती हो। थर्ड फैक्टर दैट इफेक्ट द बायो अवेलेबिलिटी इज केमिकल इंस्टेबिलिटी। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पास इफेक्ट में डिस्कस किया था कि जब हम ड्रग ऑरली या जीआईटी ट्रैक के थ्रू देते हैं तो क्या होता है कि वो जब स्टमक में एंटर होती है, स्टमक का एसिडिक पीएच उस ड्रग के कंपोजिशन को चेंज कर देता है या उसको मेटाबोलाइज कर देता है। तो इस तरह उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ब्लड में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी, ये हमारे पास गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर बहुत ही अनस्टेबल है, इसलिए पेनिसिलिन को हम लोग आईवी ट्रैक के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है ड्रग फॉर्मुलेशन का। ड्रग फॉर्मुलेशन में मैटर करता है ड्रग का साइज़ कितना है, वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटेरिकोट है या नहीं। अगर ड्रग का साइज़ हमारे पास लार्ज होगा, इसका मतलब है कि वो मेटाबोलाइज होने में बहुत टाइम लेगी और ब्लड में बहुत देर से पहुँचेगी, उसका रेट बहुत स्लो होगा। इसी तरह अगर उसके ऊपर इंटेरिकोट नहीं है, ड्रग के ऊपर इंटेरिकोट नहीं है, इसका मतलब है कि वो स्टमक में जाने के बाद जो वहाँ का एसिडिक इन्वायरमेंट है, वहाँ से एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी। मेटाबोलाइज होने की वजह से उसका जो एक्सटेंट ऑफ ड्रग है वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लोग किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द टाइम एंड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रग कंसंट्रेशन ले लेते हैं। अब हमें पता है कि हम लोग जब अगर ऑरल ट्रैक के थ्रू हम लोग वो ड्रग देंगे तो बहुत सारे फर्स्ट पास इफेक्ट के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद